and now we are going to start our class. ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल थोड़ा सा लिखने में इशू हो रहा था and yesterday we have discussed about electric field along axial line. ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, बट फिर से मैं एक क्विक रिवीजन ले लूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा और मिल जाए, बिकॉज माइट बी पॉसिबल आप लोगों को थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ हो कल समझने में. ठीक है, चलिए. सो जो बेसिक चीज है वो हम स्टडी कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही. ठीक है, सो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए एक्सियल लाइन. तो जैसे मैंने आप सभी को बताया था दैट माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये दो चार्जेस हमने रखे हुए हैं एंड दिस इज योर डायपोल डिस्टेंस, मतलब कि जिसे हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. ठीक है, एंड ये डिस्टेंस जो है वो हमने 2a लिया था. 2a ले सकते हैं, 2l ले सकते हैं, l लिया था तो l ही ले लेता हूँ, 2l डिस्टेंस ले लेते हैं. ठीक है, ये डिस्टेंस 2l लेने का रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. दूसरी चीज है कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एक्सियल लाइन पे फाइंड करने की, राइट. तो मान लीजिए ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया O, और इस सेंटर पॉइंट से किसी p डिस्टेंस पे हमने यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट कंसीडर किया है जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू अ डायपोल. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि इस पॉइंट O से r डिस्टेंस हमने लिया है P तक के लिए. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये मान लीजिए आपका पॉइंट A हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया B. नाउ पॉइंट A से अगर हम बात करें P तक का डिस्टेंस, तो ये बेटा हो जाएगा R प्लस L. कितना हो जाएगा? R प्लस L. और अगर हम पॉइंट B से बात करें, कहाँ से? पॉइंट B से, यहाँ से, तो पॉइंट B से यहाँ P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा बेटा? R माइनस L डिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है, और डायपोल आप सभी जानते हैं कि डायपोल मोमेंट को हम लिखते हैं वेक्टर P इज इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ 2a. ठीक है, यही लिखते हैं, वेक्टर P इज इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ 2a. राइट, नाउ at this point we need to find out, give me a moment. चलिए देखिए, एग्जिट मत होइए बार बार, अदरवाइज मुझे यहाँ पे दिक्कत होगी. ठीक है, तो देखिए वेक्टर P इक्वल्स टू ले लिया हमने Q टाइम्स ऑफ 2a. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये तो आपका डायपोल मोमेंट है. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P. जैसे आप सभी को पता है कि हम जानते हैं that E is proportional to 1 upon r square due to a point charge. ठीक है, E is proportional to 1 upon r square due to a point charge. Now because of this negative Q charge, जो negative Q charge है उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी E1. क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड E1. तो ये जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है उसकी डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन कर दी है, और प्लस Q चार्ज जो है उसकी वजह से हमें मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E2. तो E2 जो है वो E1 से ग्रेटर है. ग्रेटर क्यों है ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं दैट why E2 इज ग्रेटर देन E1. ठीक है, ये चीज हम लोग क्लियरली समझ चुके हैं. नाउ E2 इज ग्रेटर देन E1, ये कंसेप्ट आपको पता है. नहीं पता है तो आप लोग अपना जस्ट रेज योर हैंड. अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप अपना रेज कर सकते हैं, सो आई विल लेट यू नो. ठीक है, और उसके बाद में जैसे हमने आगे स्टडी किया था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की हम पुट करेंगे, एंड एज वी नो दैट E2 इज ग्रेटर देन E1. इसका मतलब हम पहले किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे बेटा? हम पहले लिखेंगे E2 की वजह से मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद हम लिखेंगे E1 से मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. ठीक है, सो ये आपका E2 इज ग्रेटर देन E1 है. सो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट E2 इज इक्वल्स, पहले E1 की लिख लेते हैं. E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल कितना रहा है? तो देखिए ये माइनस क्यू चार्ज से मिल रहा है, और डिस्टेंस कितना है? R प्लस L. कितना डिस्टेंस है? R प्लस L. तो वी कैन राइट
E1 इज इक्वल टू के क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और अगर आप E2 की वजह से फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा के क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। नाउ एज वी नो दैट E2 इज ग्रेटर देन E1, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1। तो E2 माइनस E1 लिखेंगे तो E2 आ गया आपका के क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E1 क्या आ जाएगा के टाइम्स ऑफ क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे आप सभी जानते हैं यहाँ से हम के क्यू को बाहर ले सकते हैं। अब आपके पास जो रिमेनिंग है दैट इज 1 बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे ई नेट हम लिख सकते हैं के टाइम्स ऑफ क्यू इनटू, जस्ट अ मिनट, एक स्टूडेंट लेफ्ट हो गया है, उसको फिर से ऐड करना है। देखिए सो के क्यू इंटू, अब आप यहाँ पे देखिए ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। नाउ के टाइम्स ऑफ क्यू इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है बेटा आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस 2RL आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस एल स्क्वायर की जगह हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन ये हो जाएगा आपका नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ के टाइम्स ऑफ क्यू इनटू ये आर स्क्वायर किया, ये यहाँ से एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर किया, तो बचा कि आपके पास 4 टाइम्स ऑफ आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के टाइम्स ऑफ क्यू इंटू 2R इंटू 2L बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ यू नो दैट क्यू टाइम्स ऑफ, इसको पीछे लिखता हूं ताकि क्लियरिफिकेशन आ जाएगा। के टाइम्स ऑफ क्यू इंटू 2L इंटू 2R। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि Q इंटू 2L क्या होता है बेटा, दैट इज योर डायपोल मोमेंट P। तो ये हो जाएगा K इंटू P, ये है आपका 2R और बचा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, so now we can write K times of P, what we can write K times of P into 2R, sorry, by आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा ये। नाउ यस वी नो दैट आर इज ग्रेटर देन एल, बिकॉज आपको पता है जब माइनस क्यू और प्लस क्यू आपने जो डिस्टेंस लिया है ये डिस्टेंस आपने 2L लिया है, दैट मीन्स L तो इसका भी छोटा हो गया एंड R डिस्टेंस जो लिया है वो आपने यहाँ से R डिस्टेंस लिया हुआ है फ्रॉम सेंटर पॉइंट O से P तक का। So definitely we can say that R is greater than L. And if we can say that R is greater than L, that means यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं K times of P into 2R, R square minus L square में L चला जाएगा, इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, सो रिमेनिंग रहेगा R is to 4। तो ये कार्य और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 2kp by r cube। ये बेटा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया
along axis, एक्सियल लाइन पे हम जिसे कह सकते हैं। Anyone has any doubt still here? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। Anyone has any doubt? No, sir. ठीक है, चलिए। You can raise your hand if anyone has any doubt. और अगर आपको डाउट नहीं है तो you can give the thumbs up. ठीक है, चलिए, let's move ahead. So बेटा ये था एक्सियल लाइन के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे इक्वेटोरियल के लिए, जो हमने कल मिस किया है, ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है, चलिए यहां से अब हम स्टार्ट करेंगे ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस के लिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं दैट डायपोल इज कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो ये माइनस क्यू चार्ज ले लिया हमने, ये प्लस क्यू चार्ज ले लिया है। ठीक है, और दूसरा, एक मिनट, ये दो पॉइंट्स लिए हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और ये हम एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि, अच्छा पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लेते हैं 2l, और सेंटर से, सेंटर नहीं है ये, सेंटर से ये हमारा मान लो जी सेंटर है, एंड ये जो सेंटर है यहाँ से r डिस्टेंस पे, ठीक है, ये जो r डिस्टेंस पे हमने कोई पॉइंट P लिया है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है बेटा? इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं इसे। तो इस पॉइंट पे आपको अब फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? तो देखिए, हम ये जो पॉइंट्स हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो सबसे पहले तो माइनस क्यू की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस क्यू की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपको पता है क्या होगी, तो कुछ इस तरीके से उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, एंड प्लस क्यू की वजह से हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें प्लस क्यू की वजह से हमें जो डायरेक्शन मिलेगी वो इस डायरेक्शन में मिलेगी। ठीक है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव क्यू चार्ज। एंड तो हम इसे लिख सकते हैं, दिस इज योर E1 बेटा एंड दिस इज योर E2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए कि E1 और E2 हमारे पास में दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर ये जो E1 है, इस E1 ये हमें यहाँ मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो अगर आप देखें तो क्या ये एंगल हम थीटा ले सकते हैं? ठीक है, अगर हम इसे थीटा लेंगे तो डेफिनेटली इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा, दैट इज E1 sin थीटा, और यहाँ पर आएगा E1 cos थीटा। सिमिलरली ये हमारे पास में E2 है। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये आपका E2 है, और E2 के भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे। तो E2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, E2 cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा E2 sin थीटा। तो अब आपको सीधा सीधा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये E2 sin थीटा और ये E1 sin थीटा। ठीक है, तो पहली चीज तो E1 और E2 हमें क्या मिल रहा है वो पहले आइडेंटिफाई कर लेता है कि E1 और E2 हमें क्या मिलेगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं दैट E1 को जब आप लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से माइनस क्यू की वजह से जो आपको डिस्टेंस मिल रहा है, देखिए ये डिस्टेंस बेटा आपका L है, और ये जो डिस्टेंस है ये आपका R है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप E1 इक्वल्स टू के क्यू बाय R स्क्वायर करेंगे तो R का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर जो आएगा वो क्या आएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मतलब हमारे पास में ये स्क्वायर रूट है और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यही तो होता है। E1 क्या लिख सकते हैं? के क्यू बाय स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो आप जब ये करेंगे तो हमें E1 का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट विल बी के क्यूब बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो ये E1 मिल गया। सिमिलरली अगर हम E2 फाइंड आउट करें तो E2 क्या मिलेगा, तो E2 भी बेटा हमें मिलेगा के क्यू बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर आप देखिए ये E2 है, E2 क्या हो जाएगा आपका के क्यू, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से मिलेगा E2। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपको E2 मिलेगा, तो E2 क्या मिलेगा फॉर पॉइंट P, इस पॉइंट P पे हम फाइंड कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं आप, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो E2 बेटा आपका बन जाएगा k टाइम्स ऑफ q बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो E1 मिल गया, E2 मिल गया। ओके, अब आप देखिए कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है E1 और E2 दोनों ही सेम आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों की दोनों सेम है, देयर इज नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये होगा बेटा यहाँ पर कि ये जो E2 साइन थीटा है और ये जो E1 साइन थीटा है दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में है, मतलब दोनों एक जो है, देखिए ये E2 साइन थीटा जो है वो आपका इस तरफ है, इस पॉइंट से, और E1 साइन थीटा कहाँ है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये हमारे पास फिर रिमेनिंग रहेगा। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए फिर से एक बार डायपोल बना देता हूँ, माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, इक्वेटोरियल लाइन ये रहा आपका, इस इक्वेटोरियल लाइन पे हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और वो कहाँ मिल रहा है बेटा हमें, रिजल्टेंट, वो भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये आपका E1 हो जाता है, सॉरी ये आपका E1 है, and this is your E2, and you are getting the resultant here, that E1 cos theta plus E2 cos theta, and you know the value of E1 is equals to E2 is equals to, we can write it E, और वो वैल्यू कितना आ रहा है, that is k cube by r square plus l square. ठीक है, so I can write it like here, that E is equals to k cube by r square plus l square. बट नाउ एज यू नो कि हमें नेट निकालना है, तो नेट बेटा क्या है आपके पास में, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और इसमें हम अगर हम लिखें E1 को E cos थीटा प्लस E cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E cos थीटा। ठीक है, सो 2 टाइम्स ऑफ सो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ E cos थीटा, और E cos थीटा में आप देखिए E का वैल्यू क्या है, k q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे, समझ में आ रहा है? अब देखिए cos थीटा अगर आप देखिए यहाँ पर हम सभी ने पहले मेंशन किया था, दैट दिस इज योर थीटा, दिस इज योर l, दिस इज योर r, दिस वन इज योर स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, राइट? वी नो दिस, फाइन। So now as you know the cos theta क्या होता है, तो cos theta बेटा होता है बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos theta क्या होता है, बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम इसे थीटा ले रहे हैं तो बेस आपका क्या है, तो बेस है आपका l, और हाइपोटेन्यूज दैट मींस वी कैन से स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर को लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज़ टू 1/2। ठीक है, तो हमारे पास में क्या इक्वेशन बन रही है, आप देख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ k q l बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज टू 3/2। क्या ये इक्वेशन हमारे सामने बन रही है? ठीक है, अब आप देखिए जैसे आप सभी जानते हैं कि डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर p इज इक्वल टू q इनटू 2l से।
ठीक है, तो क्या हमारे पास में यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट Q इंटू 2L इंटू के, ये बन रहा है, ये Q इंटू 2L इंटू के मैंने रिफॉर्म किया है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू 3/2। ठीक है, जस्ट मिनट, कोई गड़बड़ तो नहीं है, एक बार चेक कर लो, होपफुली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए Q टाइम्स ऑफ 2L इंटू के अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू 3/2 ना। यहाँ पर आप देखिए Q इंटू 2L बेटा क्या हो जाता है, Q इंटू 2L होता है आपका डायपोल मोमेंट P। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे K टाइम्स ऑफ P बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू 3/2, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए E नेट हम क्या लिख पा रहे हैं, तो E नेट हम लिख पा रहे हैं KP बाय R square plus L square raised to 3/2, and as you know that R is greater than L, R क्या है बेटा, L से बहुत बड़ा है। अगर R L से बड़ा है तो हम क्या लिख सकते हैं, KP अपॉन R square raised to 3/2 लिख सकते हैं। सो क्या हम इसे लिख पाएंगे KP अपॉन R square raised to 3/2, मतलब स्क्वायर और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रहेगा बेटा, R क्यूब। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन विल बी KP बाय R क्यूब। क्या मिल जाएगा आपको, KP बाय R क्यूब। ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, इसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा डायरेक्शन के बारे में भी। ठीक है, अगर हम इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करें तो डायरेक्शन क्या आएगी वो आप देखिए। तो देखिए आप यहाँ पर अगर मैं डायरेक्शन के बारे में बात करें, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर मैंने, दैट नेट हमें जो माइनस क्यू से प्लस क्यू आपकी जो डायपोल मोमेंट मिलती है, मतलब डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है। लेकिन यहाँ पर आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है इक्वेटोरियल लाइन पे, वो कहाँ से कहाँ जा रही है, अगर आप देखें तो ऑपोजिट टू द डायपोल मोमेंट हो गया। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको डायरेक्शन मिल रही है दैट इज opposite to the direction of dipole moment। अब dipole moment that means आपको समझ जाना है कि आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक dipole moment। ठीक है, ये आपको समझना है। सो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, that is net electric field for the equatorial line is Kp by R cube, and that is also opposite to the direction of dipole moment। ठीक है, कई जगह हो सकता है आपको लिखा हो मिले कि डायरेक्शन जो होती है इसकी प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ होती है। ठीक है, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कई जगह पे, या फिर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट भी लिखा हुआ मिल सकता है। प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ इसलिए लिखा जा रहा है बिकॉज डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो आप देख सकते हैं माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां होती है, दैट इज माइनस क्यू टू प्लस क्यू। एंड यहाँ पर आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है हमें इक्वेटोरियल एक्सिस के केसेस के अंदर, वो कहाँ मिल रही है बेटा, वो आपको मिल रही है ऑपोजिट टू द डायपोल मोमेंट, दैट इज वी कैन से फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज टू नेगेटिव क्यू चार्ज की तरफ, बिकॉज डायरेक्शन तो आपकी वही आ रही है प्लस क्यू से माइनस क्यू के लिए, राइट। यहाँ पर यही तो डायरेक्शन आ रही है प्लस क्यू से माइनस क्यू के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? Anyone has any doubt? Anyone has any doubt? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। प्रथम, भावसा, प्रिया, हिमांशी, जैद, स्मित, कथन, प्रिया, दर्जी, काव्या, खुशी, पार्थ, रैना, कल्प, कथन, विश्वा, तनिष्क, किसी को डाउट है बेटा?
देव, मनीष, रौनक, व्योमराज, दिव्य, किसी का नाम रह गया हो तो वो भी, स्मित। नो वन हैज एनी डाउट? चलिए बहुत बढ़िया, डाउट नहीं है तो लेट्स मूव अहेड। चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल हम स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो डेरिवेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दैट इज आल्सो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द डायपोल। ठीक है, दैट इज आल्सो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल। सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। ओके, ठीक है, देन वी कैन मूव अहेड। ओके, okay, so we will now go ahead for the इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डायपोल। इसके दो तरीके हैं, दो नाम से हम लोग इसे स्टडी करते हैं। एक तो आप स्टडी कर पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डायपोल जनरल पॉइंट पे, ठीक है, या फिर दूसरा जो है इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल। ये दो नाम से बेटा ये बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट जनरल पॉइंट, एट जनरल पॉइंट। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए बेटा क्या करेंगे तो वो देखो चलो, सपोज यहाँ पर हमने सिमिलरली जैसे अभी तक हम लोग डायपोल लेते आ रहे हैं उसी तरीके से मैं डायपोल ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास में दो चार्जेस ले लिए, एक आपके पास माइनस क्यू है, दूसरा आपके पास में प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया, एंड एज वी नो द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 2l। ठीक है, ये जो राम कहानी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसमें इंटरेस्ट लेना तभी समझ में आएगा, नहीं तो सब बत्ती गुल हो जाएगी। अब यहां से ये हमने सेंटर पॉइंट ले लिया है ओ, और यहां से आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे हमने कोई पी पॉइंट कंसीडर किया है, और इस पी पॉइंट पे आपको अब क्या फाइंड आउट करना है? यू नीड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस का पता नहीं चलेगा कि भाई डिस्टेंस क्या लेना है। ठीक है, कि हमारे पास में इस तरीके से लिया है। ठीक है, ये डिस्टेंस है आपका r। अब यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि बेटा डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो आपको ये पता है, वेक्टर p ये होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये जो है ये एंगल बन रहा है थीटा। क्या एंगल बन रहा है? थीटा। और आपको यहाँ इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, दैट इज अगेन वी कैन से यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इंडिविजुअल माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज की वजह से हमें क्या होता है? डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही होती है।
लेकिन अभी हमने जो दो केसेस स्टडी किए हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सियल लाइन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है, एंड इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। अगर मैं उसका यूज यहाँ पर कहूँ करूं तो ये जो डेरिवेशन है इट विल बी सो इजी फॉर मी। ठीक है, तो उसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो आर डिस्टेंस हमने लिया है, इसी डिस्टेंस पे मान लो ये हमने डायपोल मोमेंट लिया, सपोज ये आपकी डायपोल मोमेंट हमने ली पी। ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट पी लिया हुआ है, इस पॉइंट पी पे ये आपने एंगल थीटा बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसके कंपोनेंट लेंगे, मान लो ये आपका वेक्टर पी हो गया, और अगर आप इसको रिजोल्व करते हैं तो ये आपका पी कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर आपको मिल जाएगा पी साइन थीटा। क्या ऐसे लेने में किसी को कोई दिक्कत है? क्या ऐसे हम ले सकते हैं पी कॉस थीटा इन पी साइन थीटा, राइट? अब आप इसको पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा मत समझिए, अब आप ये समझिए इसको कि ये जो पी कॉस थीटा वाला हमने जो कंपोनेंट लिया है, ठीक है, ये हमारे पास ये एक्सियल लाइन पे मिल रहा है। मतलब पी कॉस थीटा जो है वो आपका सिर्फ एक सिंपल पी है। सपोज कि ये हमने एक्सियल लाइन मान लिया, ये जो हमने एक्सिस लिया है ना, ये एक्सिस को मैंने ले लिया कि ये एक्सियल लाइन है। ठीक है, और एक्सियल लाइन पे बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास में रिजल्ट क्या मिला था एक्सियल लाइन पे, देखिए यहाँ पे 2kp/r³ मिला था एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली थी डायपोल की वजह से? 2kp/r³। तो यहाँ पर जो 2kp दिखाई दे रहा है, उस p की जगह हमें क्या करना है, 2kp cos थीटा लेना है अपॉन r³ एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, p की जगह p cos थीटा मान लिया है। अब क्या ले लिया है, p की जगह p cos थीटा ले लिया है अलोंग एक्सिस के लिए। ठीक है, तो देखिए अब हम उसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखिए एक्सियल लाइन पे अगर मैं लिखूं दैट ऑन एक्सियल लाइन हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इसको मैं ई ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है उसको मैं ई ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन हमें क्या मिल जाएगा बेटा, 2kp cos थीटा बाय r³। यहाँ पर आपको डाउट हो तो पहले पूछे, ये वाला पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज आस्क। अगर ये वाला पॉइंट बेटा आपको समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। Sir, one time explain again. ठीक है, देखिए क्या करना है यहाँ पर, हमें इस पी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का आपको एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, उसका कोई एग्जैक्टली आपको आइडिया नहीं है, बिकॉज हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया है कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पे हमने फाइंड कर रहे हैं, नो एक्सियल नो इक्वेटोरियल। एक्सियल के लिए हम लोग पहले ऐसे जा रहे थे और इक्वेटोरियल के लिए हम लोग ऐसे जा रहे थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब हमने जनरल पॉइंट कोई भी ले लिया है पी, जिस पे हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने कि ये जो हमारे पास में डायपोल है वेक्टर पी से, जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया है बेटा, वेक्टर पी को मैंने, आप देखिए यहाँ पर दो कंपोनेंट, ये एंगल थीटा बना रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर दूसरे पेज पे आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। सपोज ये आपका वेक्टर पी है और इसने एंगल थीटा बनाया हुआ है, तो क्या मैं इसको पी कॉस थीटा लिख सकता हूँ? तो क्या मैं इसको पी साइन थीटा लिख सकता हूँ? ठीक है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो मैं उसका यूज करके ये जो कंपोनेंट लिया एक्सियल लाइन के अलोंग, ये एक्सियल लाइन के अलोंग ले लिया मैंने, और ये हमने दूसरा कंपोनेंट ले लिया जो कि पी साइन थीटा से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब देखिए आगे। तो एक्सियल लाइन पे आपको क्लेरिफिकेशन मिल गया कि हमने क्या लिया है, ई ए लिया है, और ये हमें कितना मिल रहा है, तो पी कॉस थीटा आपका यहाँ पर है, और पी कॉस थीटा की वजह से हमें 2kp, देखिए 2kp cos थीटा बाय r³ एक्सियल लाइन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अब आप देखिए इक्वेटोरियल के अंदर बेटा क्या हो रहा था, इक्वेटोरियल के अंदर ये हो रहा था कि यहाँ पर हमने, देखिए
इक्वेटोरियल के अंदर क्या हो रहा था कि डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, और हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, लेकिन हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो पॉजिटिव क्यू से नेगेटिव क्यू की तरफ मिल रही है, मतलब कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिल रहा है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा आप यहाँ पे देखिए, ये आपकी डायपोल मोमेंट है p sin थीटा, और इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इक्वेटोरियल पे। मतलब इक्वेटोरियल मतलब ये जो पॉइंट जिसमें हम फाइंड करना चाह रहे हैं, इस पॉइंट के लिए अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? देखिए ये तो आपके एक्सियल लाइन पे आपका EA आ गया, ठीक है, और ये जो डायपोल मोमेंट हमने लिया है p sin थीटा, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हमें ये हम कह सकते हैं इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल पे हमें क्या मिलेगा? तो KP sin थीटा अपॉन r क्यूब, क्या मिलेगा बेटा? KP sin थीटा अपॉन r क्यूब। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्या आ जाएगा? इक्वेटोरियल के लिए क्या लिख सकते हैं? KP sin थीटा अपॉन r क्यूब, ठीक है। ये एक्सियल और इक्वेटोरियल मैंने कैसे लिया वो आपको क्लियरिफिकेशन मिल रहा है। एक्सियल के लिए हमने एक्सिस पे लिया है, सिर्फ p की जगह मैंने p cos थीटा कंपोनेंट यूज किया है। p sin थीटा हमें यहाँ पर मिल रहा था, लेकिन आपको पता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलती है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन वो आपको दिखाई दे रही है, मैंने यहाँ पर इस तरीके से ली हुई है, तो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन ली है, इसका मतलब मुझे ये डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वो ऑपोजिट डायरेक्शन ले लिया और उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो यहाँ पर आप देखिए कि इक्वेटोरियल की वजह से हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट हमारे पास क्या था? KP by r क्यूब था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल फॉर इक्वेटोरियल, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, इक्वेटोरियल पे ले रहे हैं और इक्वेटोरियल पे हमें मिल रहा है KP sin थीटा अपॉन r क्यूब। तो ये मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। लेकिन अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आपका कहाँ मिलेगा? मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सही से बना लेते हैं इसको। देखिए एक्सियल लाइन पे हमें ये मिल गया EA, और यहाँ पर ये आपका हो गया इक्वेटोरियल, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट है वो आपको कहाँ मिलेगा बेटा? इन दोनों के बीच में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इन दोनों के बीच में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आप जानते हैं कि रिजल्टेंट और कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में हमने एंगल क्या ले लिया है? अल्फा। क्या एंगल ले लिया बेटा? अल्फा एंगल लिया है। तो ये आपका रिजल्टेंट आएगा। क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट। मतलब आप नेट भी लिख सकते हैं, ई नेट भी लिख सकते हैं, दैट इज नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? ई नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है? इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो अगर आप रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे कि आप सभी जानते हैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? R इज इक्वल टू क्या लिखते थे? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इसको रिजल्टेंट इसी तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं E net इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ E एक्सियल का स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल का स्क्वायर, ठीक है। अब 2ab cos थीटा मतलब आप सभी को पता है कि 90 cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ EA स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर आगे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्सएल का स्क्वायर मतलब कि 2kp cos थीटा बाय r क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? 2kp cos थीटा बाय r क्यूब का होल स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2kp cos थीटा बाय r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस
इक्वेटोरियल का स्क्वायर दैट मीन्स के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक पिक्चर क्लियर है बेटा आप सभी को? अगर आपको क्लियर है तो हम अब यहाँ पर देखिए काम कर सकते हैं कि के पी बाय आर क्यूब और यहाँ से के पी बाय आर क्यूब, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं बिकॉज इट्स अ स्क्वायर। क्या है यहाँ पे, स्क्वायर है। ठीक है, तो आप देखिए स्पेस का होगा, एक मिनट, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ इसका सर। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं फिर से एक एक स्लाइड्स आपके सामने रख रहा हूँ और 1 2 3 3 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, 1 2 एंड 3, 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 1 2 एंड 3। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये अब रब कर देता हूँ इसको मैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। शॉर्ट डायपोल का केस स्टडी कर रहे हैं हम लोग, ये ध्यान रखना। ठीक है, भूल मत जाना करते करते। देखिए हमारे पास में क्या आ गया, 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर, और ये है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ अंडर रूट ऑफ 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, चलिए अंडर रूट ने पहले में जो बाहर निकल सकता है उसको बाहर ले लेते हैं पहले हम लोग। तो देखिए केपी बाय आर क्यूब को हम बाहर ले सकते हैं क्या, बिकॉज केपी बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो केपी बाय आर क्यूब को बाहर ले लिया, अब अंदर जो है उसको लिख देते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ के पी अपॉन आर क्यूब। अब ये जो 4 cos स्क्वायर थीटा है बेटा, उसको मैं लिख देता हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1। तो हम लिख सकते हैं के पी बाय आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कौन है भाई, म्यूट रखो अपने आप को। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ओके क्लियर हो गया। तो केपी बाय आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमें बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है व्हेन अ डायपोल इज, जब हम लोग जनरल पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, व्हेन वी आर फाइंडिंग अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल एट जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट मतलब कि किसी भी एक पॉइंट पे हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, बोलो। अब ये जो इक्वेशन मैंने फाइंड आउट की है, इस इक्वेशन के कितने फायदे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज तो अब इसको रब कर देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से 1 2 एंड 3, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 एंड 3। ठीक है, ले लिया। देखिए यहाँ पर आगे
हमारे पास में बेटा जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो फाइंड आउट की वो क्या फाइंड आउट की, तो वो हमारे पास में आया था अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारे पास में क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया। ठीक है, केपी बाय आर क्यूब तो खैर है ही। ठीक है, तो लिख देते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के पी बाय आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, देखो ये हमने एट जनरल पॉइंट के लिए फाइंड किया था बेटा। अब आप देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये जनरल पॉइंट के लिए फाइंड किया। अगर मान लो ये आपको याद है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सियल लाइन पे अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सियल लाइन पे क्या आएगा, तो आपको पता है कि थीटा की वैल्यू क्या होती है एक्सियल लाइन के लिए, 0 होती है। थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पर आप cos स्क्वायर 0 पुट कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो ई एक्सियल के लिए हम लिख सकते हैं के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1। अब cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा 2। तो क्या आ गया बेटा 2 के पी बाय आर क्यूब हो गया। ये आपका एक्सियल लाइन के लिए आ गया। सिमिलरली अगर आपसे इक्वेटोरियल लाइन के लिए पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं क्या, के पी बाय आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा। अब इक्वेटोरियल में थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो वो होता है 90 डिग्री। तो 3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1, तो 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू 0, तो बचा क्या 1। तो हमारे पास में फाइनल रिजल्ट क्या आया, केपी बाय आर क्यूब। और ये आपका इक्वेशन 2। क्या यही रिजल्ट हमें मिला था पहले भी, जब आपने एक्सियल लाइन के लिए फाइंड किया था तब आपको 2 केपी बाय आर क्यूब मिला, और जब इक्वेटोरियल के लिए फाइंड किया तो केपी बाय आर क्यूब मिला। दैट मींस ये जो हमने फाइंड आउट किया है किसी भी पॉइंट के लिए ये बिल्कुल सही है, राइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक कहानी अपनी कंप्लीट हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने तक। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें बेटा, तो डायरेक्शन कैसे आप फाइंड आउट करोगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अगर हम देखें कि इसकी डायरेक्शन अगर आपको फाइंड करनी है तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास में अल्फा है, अल्फा से हम डायरेक्शन लेते हैं। आप सभी को पता है 11th स्टैंडर्ड के अंदर भी आपको पढ़ाया गया था कि अल्फा जो है वो आपका डायरेक्शन हम लोग लेते हैं, बिकॉज रिजल्टेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में हम लोग अल्फा को बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अल्फा है। तो अल्फा के लिए क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, तो परपेंडिकुलर के लिए हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट इक्वेटोरियल, और बेस क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पे अगर हम देखें तो इक्वेटोरियल पे हमारे पास क्या था, इक्वेटोरियल पे हमें मिल रहा था के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और एक्सियल पे क्या मिल रहा था यहाँ पे, वो मिल रहा था 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब ये केपी कैंसिल, ये आर क्यूब कैंसिल, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा और बाय 2। तो टेन अल्फा बेटा आपका पास क्या आ गया, टेन अल्फा आपके पास में क्या आ गया, तो टेन अल्फा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं टेन थीटा बाय 2। ये हमारा एंगल आ गया टेन अल्फा। मतलब कि अगर आपसे डायरेक्शन पूछी जाए, so you can also find out the direction, that is tan alpha is equals to tan theta by 2। tan theta by 2 का मतलब क्या है, 1/2 tan theta। ठीक है, थीटा बाय 2 मत करके आ जाना। ठीक है, क्लियर है सभी को, tan alpha is equals to 1/2 tan theta, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या क्या स्टडी कर लिया है, एक्सियल लाइन स्टडी कर लिया है, इक्वेटोरियल स्टडी कर लिया और जनरल पॉइंट स्टडी कर लिया। ठीक है, और तीनों में क्या रिलेशन है, कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है आपको, नहीं होना चाहिए वैसे। चलिए अब हम देखते हैं आगे।
Anyone has any doubts? कोई डाउट है किसी को? यस रौनक? रौनक बेटा कोई डाउट है आपको? तूने रेज किया हुआ है हैंड। ओके चलिए, और किसी को कोई डाउट नहीं है किसी को? ओके जिसको डाउट नहीं है जस्ट यू कैन रेज योर थम्स अप सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू डोंट हैव एनी डाउट्स। हिमांशी, पार्थ, पार्थ प्रजापति, कल, ओके चलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो फिर चलिए देखिए, तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं एक्सियल लाइन के लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए और जनरल पॉइंट के लिए, तीनों के तीन के आंसर हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, अच्छा अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। देखिए मैंने ये डायपोल वाले जो टॉपिक है ना, कई बच्चों को ऐसा लगा होगा कि सर ने टॉपिक स्किप कर दिया है बेटा, लेकिन अगर आप एचसी वर्मा बुक पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को दोनों चीजें साथ में पढ़ाते हैं तो उससे काफी कंफ्यूजन जो होते हैं क्लियर हो जाते हैं, इसीलिए हमेशा हम लोग ये ट्राई करते हैं कि आपको ये जो टॉपिक है वो साथ में पढ़ाया जाए, पोटेंशियल डायपोल वाला, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों को साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, देन इक्वेटोरियल एंड देन जनरल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखिए हम लोग बात करते हैं एक्सियल लाइन के लिए सबसे पहले तो। ठीक है, और जैसे आप सभी जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है वो भी आपको एक बार अपने दिमाग में क्विकली एक रिवाइज कीजिए कि पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, किसकी वजह से मिलता है, क्या वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब क्लैरिफिकेशन आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सियल लाइन के लिए। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज मैंने ले लिया, एक डायपोल हमने बना लिया मतलब। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने 2l ले लिया है और इसी पे हमने किसी यहीं पर P पॉइंट ले लिया है और इस P पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? पोटेंशियल। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे हमने पहले भी किया, सेम वही चीज हमें यहाँ पर करनी है कि एक जो सेंटर पॉइंट O हमने कंसिडर किया है, इस सेंटर पॉइंट O से R डिस्टेंस हमने लिया है। कितना डिस्टेंस लिया है? R डिस्टेंस। तो R डिस्टेंस से अगर हम देखें तो माइनस क्यू से, ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जस्ट अ मिनट, हाँ, कि यहाँ पर माइनस क्यू की वजह से आपको पोटेंशियल फाइंड करना है और प्लस क्यू की वजह से आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं कोई इसमें? आप में से कोई बता सकता है कि क्या हो सकता है यहाँ पर? एनीवन? भाई ये जूम पर क्लास लेने का फायदा क्या जब आप बोल ही नहीं रहे हो? रुको, ऐसे नहीं बोलोगे। हाँ सर। हाँ भाई तनिष्क, हाँ हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना बेटा, अगर हम एक्सियल लाइन पे फाइंड करने का ट्राई करेंगे तो क्या पोटेंशियल हमें मिल सकता है?
काव्या? हाँ सर। बेटा पोटेंशियल आप फाइंड करेंगे एक्सेल लाइन पे, तो हम क्या लिखेंगे बता सकते हो आप? क्या लिख सकते हैं? मतलब मैं आपसे एग्जैक्टली आंसर नहीं मांग रहा हूँ, बट एटलीस्ट जो आपको पता हो थोड़ा बहुत, जो आप अपना दिमाग लगा पा रहे हैं इसमें, वो बताइए। के क्यू बाय आर। बेटा के क्यू बाय आर कैसे लेंगे आप देखो, पहले हम माइनस क्यू चार्ज की वजह से जब आप लोगे तो आपको डिस्टेंस भी तो देखना पड़ेगा ना, कि डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक ले रहे हो आप। तो डिस्टेंस कितना आएगा? आर प्लस एल आएगा या आर माइनस एल आएगा या आर आएगा? क्या डिस्टेंस आएगा? खुशी? ओके काव्या म्यूट कर दो। So Kp upon R square minus L square. सॉरी? Kp upon R square minus L square. Kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा, कैसे बता सकते हैं आप? मतलब क्या आपको करना पड़ेगा इसके लिए? देखिए मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। So distance मतलब R में से L माइनस हो जाएगा ना पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। ठीक है, मतलब पहले हम क्या करेंगे? पी पॉइंट पे आप पोटेंशियल फाइंड करेंगे माइनस क्यू चार्ज की वजह से एंड देन प्लस क्यू चार्ज की वजह से, राइट? यही तो करेंगे ना हम लोग। हाँ सर। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से आप क्या पोटेंशियल लिखेंगे पी पॉइंट पे? आप वो बताइए मुझे पहले। चलो ठीक है, देव। देव? हाँ सर। बेटा आपको क्या लग रहा है, क्या लिख सकते हैं हम पोटेंशियल के केस में? देखिए थॉट प्रोसेस लगाना बहुत जरूरी है, मैं ऐसे पढ़ाता रहूंगा तो कोई मतलब नहीं है। सर के क्यू इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कि क्यू, ये आपने डायरेक्ट आंसर बता दिया मुझे। मैं ये पूछ रहा हूँ माइनस क्यू चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल क्या लिखेंगे, पहले वो बताओ। माइनस क्यू स्टेप के बाय क्यू स्टेप करेंगे ना। के क्यू हाँ, अपॉन आर प्लस एल। कि तो माइनस साइन यूज नहीं करना है क्या? के क्यू अपॉन आर माइनस एल माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल ऐसे। अच्छा, मतलब माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस एल माइनस, मतलब V2 माइनस V1 कर दिया हाँ आपने। हाँ। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, V1 प्लस V2 करो या V2, तो बात तो एक ही होना ही है। ठीक है, तो ओके। और प्रथम क्या कर सकते हैं बताओ आप? प्रथम? प्रथम? अबे सो गया क्या? बोल तो सकता है यस नो कुछ। प्रथम?